राजस्थान के अलवर जिले में बसा एक छोटा सा गांव था, बड़ौदा मेव। चारों तरफ खेत, कच्ची सड़कें और लोगों के चेहरों पर संघर्ष की रेखाएं। इसी गांव के आखिरी छोर पर एक टूटा सा मकान था, जहां रहता था गांव का पांचियाराम चौकीदार का परिवार। उनके पुत्र घीसाराम की जिंदगी भी उसी कच्चे मकान जैसी थी, बाहर से खड़ी, अंदर से बिखरी हुई। एक बरसाती रात जब गांव सो रहा था और बादल गरज रहे थे, उस घर में एक बच्चे ने जन्म लिया। बच्चे की मां ने कमजोर आवाज में कहा, इसका नाम अमर सिंह रखना, शायद ये इस गरीबी से दूर कर सके। लेकिन शायद किस्मत ने उसी रात तय कर लिया था कि अमर सिंह की जिंदगी अमर दर्द से भरी होगी। बचपन से ही अमर ने वो देखा जो बच्चे नहीं देखते, भूख, ताने, कर्ज और बाप की झुकी हुई आंखें। जब बच्चे खिलौनों से खेलते थे, अमर चौकीदारी की सीटी पकड़े सो जाता था, और जब दूसरे बच्चों को देखता तो दिल बहुत उदास हो जाता। एक दिन बिना कुछ कहे अमर ने अपने बचपन को कहीं गाड़ दिया। गांव में लोग कहते थे, चौकीदार का बेटा है, ज्यादा सपने मत देखना। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अमर ने सपने देखना नहीं छोड़ा था, बस खुद के लिए देखना छोड़ दिया था। क्या ये बच्चा कभी हंसेगा या इसकी जिंदगी सिर्फ पहरे में ही कटेगी? अमर सिंह जब 10 साल का हुआ, जब तक 3 बहन एक भाई ने और जन्म ले लिया था और घर में और परेशानियों का समय बढ़ गया था। पिता दिन भर जो कमाते, उससे न घर चल पाता और न ही परिवार। अमर ये सब कुछ देखकर तब तक वो समझ चुका था कि उसके घर में खुशी एक मेहमान है, जो कभी कभी आती है और बिना बताए चली जाती है। स्कूल जाना उसके लिए सपना था। कभी किताबें नहीं मिली, कभी फीस नहीं, कभी कपड़े, और जब मिली भी तो पेट की आग ने पढ़ाई जला दी। गांव के बच्चे उसे चिढ़ाते, ओ चौकीदार के छोरे, रात को भी डंडा लेकर घूमेगा क्या? अमर हंस देता, लेकिन वो हंसी उसके अंदर किसी चीज को तोड़ देती। पिता बीमार रहने लगे, दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे। अमर ने स्कूल छोड़ दिया और उसी दिन और कार्य करने के लिए चला गया। उसने पहली बार रात में पहरा दिया। ठंडी हवा, सुनसान रास्ते और दिल में डर, लेकिन उससे ज्यादा डर था घर की भूख का। उस रात अमर ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, भगवान, अगर खुशियां सीमित हैं तो मेरी वाली मेरे परिवार को दे देना। वो बच्चा जो कभी खुद के लिए रो सकता था, आज दूसरों के लिए दुआ मांग रहा था। क्या इतना त्याग करने के बाद जिंदगी उसे कुछ लौटाएगी या ये सब व्यर्थ चला जाएगा? समय बीतता गया, अमर जवान हो गया, लेकिन उसकी आंखों में कभी जवानी नहीं आई। पिता के बीमार रहने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अमर के कंधों पर आ गई। बहन की शादी, घर का कर्ज और समाज की बातें, सब एक साथ। वो दिन में मजदूरी करता, रात में चौकीदारी। नींद उसके लिए विलासिता थी। एक दिन किसी ने पूछा, अमर, तू अपने लिए क्या चाहता है? अमर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मेरे लिए? मैं चाहता हूं कि मेरे घर वाले कभी भूखे ना सोएं। उसने अपनी पसंद, अपने सपने, यहां तक कि अपने प्यार को भी कभी जन्म लेने से पहले ही मार दिया, क्योंकि प्यार भी पेट नहीं भरता। लेकिन क्या जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारी का नाम है? क्या अमर के हिस्से कुछ और नहीं? एक गांव में एक लड़की थी, सुनीता, जो बहुत ही सुंदर और सादगी की जीती जागती मूर्त थी। वो अमर को बचपन से जानती थी, उसकी आंखों का दर्द समझती थी। वो जानती थी कि अमर हंसता कम और सहता ज्यादा है। एक दिन सुनीता ने हिम्मत करके कहा, अमर, तुम भी इंसान हो, तुम्हें भी खुश होने का हक है। अमर मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान नकाब थी। खुशी? सुनीता, खुशी मेरे बस की चीज नहीं। समाज आड़े आया, पैसे नहीं थे, जात पात, हैसियत, सब ने मिलकर उस रिश्ते को शादी में बदल दिया। अमर और सुनीता दोनों साथ रहने लगे और अमर के दुखों में बराबर का साथ देने लगी। सुनीता अमर की शादी होने के बाद सुनीता की मां उदास रहने लगी और रोज उसके बच्चों को गालियां देती कि मेरी फूल सी अकेली बेटी को कहां गरीबी में डाल दिया, वो कैसे घर को संभाल पाएगी। और सुनीता के भाई बोलते कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, जीजा बहुत ही अच्छा है, वो कभी भी हमारी बहन को दुखी नहीं रखेगा और बहुत ध्यान रखेंगे। एक रोज सुनीता अमर को उसके गांव जाने के लिए बोलती है और अमर अपनी ससुराल को चला गया। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ गांव और सर्द रात्रि कोहरा गिर रहा है। अमर जैसे ही ससुराल पहुंचता है, सुनीता की मां घर से बाहर आती हैं और अमर को बुरी भली गालियां देना शुरू कर देती हैं। अमर सिर को नीचे किए सब सुनता है।
और सोचता है कि अगर मैं पैसे वाला होता तो ये सब सुनने नहीं मिलता। अमर वहां से चुपचाप बिना किसी को बताए ही रात को ही चल देता है। अंधेरी रात, चारों तरफ से जंगली जानवर की आवाज और कोहरा, ठंड बढ़ती जा रही थी। अमर डरता हुआ रास्ते से गुजर रहा था कि अचानक एक आवाज आई कि मैं तुझको मार दूंगा, खा जाऊंगा। अमर ने उस आवाज को सामने से सुना और देखा कि कोई आत्मा आवाज कर रही है। अमर डर की वजह से आलू की खेती में छिप गया। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, कोई भी आसपास नहीं था, सिर्फ अंधेरी रात में तारे चमक रहे थे। और तभी उस आत्मा ने आकर अमर को पकड़ लिया और अमर रोने लगा। तभी अमर ने रोते हुए अपने देवताओं को पुकारा और वो वहां पर उसी समय अमर की मदद करने के लिए घोड़े पर सवार होकर आ जाते हैं और आत्मा को दूर भगा देते हैं और अमर को साथ लेकर घर तक छोड़कर गए। समय गुजर रहा था। एक रोज अमर के पिताजी ने बोला, बेटा तू सब परिवार के लिए जो रोज मेहनत कर रहा है अच्छा कर रहा है, पर कभी अपने लिए भी कुछ पैसा इकट्ठा कर। ये तेरा कोई भी साथ नहीं देंगे और तू भोला है, भोला ही रह जाएगा। ये सब तुझको बहुत दुख देंगे और तेरे जीवन के संघर्ष में तू अकेला ही लड़ाई लड़ेगा। अमर अपने पिता की बताई बातों को चुपचाप सुनता और बोलता है, अब ध्यान रखूंगा। आगे से धीरे से गर्दन हिलाकर बोलता है और सो जाता है। अमर के बड़ा बेटा दौलत जन्म लेता है और जन्म के कुछ दिन बाद सुनीता के परिवार वाले सुनीता और बच्चे को लेकर अपने गांव ले जाते हैं। अमर मायूस हो जाता है और रातों को सुनीता और बच्चे को याद करके खूब रोता है। उधर सुनीता की माँ बोलती हैं, अब नहीं जाना, कुछ दिन के लिए यहीं पर रहो। अमर रोज पहाड़ों में पत्थर फोड़ता और एक दिन अमर सुनीता के गांव की खानों में पत्थर फोड़ने चला जाता है और शाम को आते समय पर सुनीता से रास्ते में मुलाकात होती है। अमर के दोनों हाथों में चोट लगी हुई है और खून निकल रहा है। कपड़े से हाथों को बांध रखा है। सुनीता ये सब देखकर बहुत रोती है और अपने आंसुओं को लेकर घर चली जाती है और रात भर अमर का ख्याल करते हुए रोती रहती है और अमर अपने घर पहुंच जाता है। अमर की माँ जब अमर की चोट देखती है तो खूब रोती है और घरेलू उपचार करके पट्टी कर देती हैं और रात को सोते समय पर भगवान से प्रार्थना करती हैं कि मेरे बेटे को इतना दुख क्यों दे रहे हो, भगवान इसकी भी सुन लो और कहीं पर अच्छा कार्य लगा देना। और रात को रोते रोते सो जाती है और अमर भी सो जाता है। अमर के दादाजी शांत हो गए। इधर दो बहनों की भी शादी करनी थी, उधर समाज परिवार ने दबाव बनाया कि मृत्यु भोज किया जाए। ये समय बहुत ही दुख भरा था, बहन की शादी करें या मृत्यु भोज। अमर ने अपने पिताजी से निवेदन किया कि हम दोनों ही कार्य करेंगे, जमीन को गिरवी रख देते हैं और कार्य करते हैं। पिताजी ने कहा, बेटा तुमने मुझे सही वक्त पर हिम्मत देकर समाज के आगे झुकने नहीं दिया। एक दिन पिताजी और माताजी के द्वारा अमर और सुनीता को अलग कर दिया जाता है और नहीं कोई घर दिया, नहीं खाने के लिए अनाज। दोनों बहुत दुखी हुए और रात भर रोते जागते रहे। सुबह हुई, अमर और सुनीता दोनों हाथों में फावड़ा परात लेकर तालाब की ओर निकल गए और भूखे प्यासे दिन भर मिट्टी काटते रहे और कच्ची मिट्टी में मकान बनाने के लिए ईंटें बनाना शुरू किया। 4-5 दिन मेहनत करके ईंटें बनाई और एक सपनों का कच्चा घर दोनों ने मिलकर तैयार किया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। अमर ने अपनी पढ़ाई छोड़कर रोज मजदूरी करने लगा। रोज सुबह माँ खाना बनाती और अमर अपने गांव वालों के साथ पहाड़ों में पत्थर तोड़ने जाने लगा। रोज रात को घर पर आना, सुबह जल्दी ही चले जाना। जीवन दुखों में गुजरता रहा। कुछ पैसे इकट्ठे कर गिरवी रखी हुई जमीन को छुड़ा लिया तो माँ बाप ने फिर से मिला लिया। इधर छोटा भाई अजीत अपनी पढ़ाई करने लगा। अमर ने कहा, भाई मेरे सपने तो अधूरे रह गए, पर तेरे सपनों को नहीं बिखरने दूंगा। अमर की तीनों बहन, छोटा भाई हमेशा अपनी भाभी को मिलकर बोलती कि आप दोनों ने हमको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी। आप भाई भाभी नहीं, माँ बाप हो। समय गुजर रहा कि एक खुशखबरी आती है कि दिल्ली पुलिस में अमर का फिजिकल पास हो गया है, पर वहां पर भी खुशियों ने अंकुश लगा दिया। पैसे नहीं होने से वो भी हाथ से निकल गए और अमर टूटता जा रहा था। अब अमर अकेला रहता है, घर भरा है लेकिन दिल खाली। वो परिवार को हंसता देखता है और अंदर ही अंदर टूटता रहता है। रात के पहरे में जब पूरा गांव सोता है, अमर जागता है। कभी कभी वो खुद से पूछता है, क्या मेरी जिंदगी का यही मतलब था? लेकिन जवाब खामोशी देती है। क्या ये खामोशी कभी टूटेगी? जिंदगी ने अमर सिंह को कभी सीधा रास्ता नहीं दिया। ये दुख दर्द में साथ देने लगे और अमर सुनीता दोनों बच्चों के साथ खुश रहने लगे। रोज अमर सुबह निकलता कार्य करने और रात को घर पर आता। तभी समय बदलता है और अच्छा समय इंतजार कर रहा है अमर के जीवन का, पर संघर्ष इसमें भी बहुत होगा।
इधर अब अमर गांव में ही एक सीमेंट बेचने वाले सेठ के पास कार्य करने लगा। यहाँ पर करीब 10 आदमी कार्य करते थे। अमर को वो लोग ऐसी जगह पर लगाते कार्य करने को जहां पर अधिक मेहनत करनी पड़ती, और अमर पूरा सीमेंट में हुआ रहता दिन भर। सीमेंट के कट्टों को सिर पर रखकर कभी ट्रैक्टर में भरता तो कभी ऊंट गाड़ी में। यहाँ पर भी लोग अमर की मजबूरी का खूब फायदा उठाते। कभी कभार अमर उनको बोल देता कि तुम यहीं रह जाओगे और मैं बहुत आगे निकल जाऊंगा। एक दिन दोपहर का समय था। अमर सीमेंट के कट्टों को ट्रैक्टर में भर रहा था कि अचानक अमर की बेटी पायल खाने का टिफिन लेकर आती है। छोटी बच्ची को क्या पता था कि मेरे पिता क्या कार्य करते हैं, और जैसे ही अपने पिता को देखती है तो पहचान नहीं पाती है। अमर का पूरा शरीर सीमेंट में हुआ पड़ा है, और पायल खाना देकर घर पर चली जाती है, और बच्ची घर पर पहुंचकर अपनी मां सुनीता के गले लगकर खूब रोती है और बोलती है कि पापा इतनी मेहनत करके पैसा कमाकर लाते हैं, अब हम पापा से कभी खिलौने के लिए नहीं बोलेंगे। अमर रोज मेहनत करता और ऊपर वाले को मदद के लिए हमेशा याद करता। रोज सुनीता अमर के दर्द को समझती और उनका साथ देने के लिए खेतों में मजदूरी करती। समय का क्या पता कब बदल जाए। अब अमर के समय का बदलने का वक्त। अमर अपने भाई बहन, दादा दादी, माता पिता के साथ समय गुजार रहा था। तभी दिवाली आती है और सभी के घरों में मिठाइयाँ आती हैं, पर अमर के घर पर पैसा नहीं होने की वजह से मिठाई नहीं आती है और सभी आलू की सब्जी रोटी खाकर सो जाते हैं। तभी अमर सुनीता को बोलता है कि मैं अब कुछ अलग कार्य करूंगा ताकि इस गरीबी से छुटकारा पाया जा सके। पर वक्त को अभी अमर का और इम्तिहान लेना था। एक रात अचानक सुनीता के पेट में दर्द होता है और सुबह के 4 बज जाते हैं। इधर अमर परिवार वाले सभी कच्चे मकान में बैठकर परेशान हो रहे हैं। तभी मंदिर में आरती की आवाज आती है और घर के अंदर से दादी माँ आवाज लगाती है कि एक प्यारी सी लड़की ने जन्म लिया है। अमर खुश होता है और बोलता है कि अब मेरे समय में जरूर बदलाव होगा, और इस बच्ची का नाम आरती रख देते हैं। सभी परिवार वाले बहुत खुश हुए। अमर अपने कार्य पर चला जाता और दादा दादी बच्चों के साथ दिन भर मिट्टी के खिलौने बनाते और खेलते। समय गुजर रहा था। अमर ने सोचा कि समय बदलेगा। अमर का फिजिकल पास हो गया है, पर वहां पर भी खुशियों ने अंकुश लगा दिया। पैसे नहीं होने से वो भी हाथ से निकल गए और अमर टूटता जा रहा था। अब अमर अकेला रहता है। घर भरा है लेकिन दिल खाली। वो परिवार को हंसता देखता है और अंदर ही अंदर टूटता रहता है। रात के पहरे में जब पूरा गांव सोता है, अमर जागता है। कभी कभी वो खुद से पूछता है, क्या मेरी जिंदगी का यही मतलब था? लेकिन जवाब खामोशी देती है। क्या ये खामोशी कभी टूटेगी? जिंदगी ने अमर सिंह को कभी सीधा रास्ता नहीं दिया, लेकिन कई बार सबसे अंधेरी रात में भी एक छोटी सी रोशनी दिखाई देती है। गांव में एक दिन नया सरकारी अफसर आया। वो पहली बार रात में निरीक्षण पर निकला। ठंडी हवा, सन्नाटा, और उसी सन्नाटे में अमर सिंह अपने डंडे के सहारे खड़ा था। आंखों में नींद नहीं, जिम्मेदारी थी। अफसर ने पूछा, इतनी रात में भी अकेले डटे हो? अमर ने सिर झुकाकर कहा, साहब ये मेरा फर्ज है। अफसर को हैरानी हुई। इतने सालों में किसी ने अमर को इंसान की तरह नहीं देखा था, सिर्फ चौकीदार की तरह। अफसर ने पंचायत में उसका नाम लिया। पहली बार अमर का नाम सम्मान के साथ बोला गया। घर आकर अमर बहुत देर तक चुप बैठा रहा। दिल में एक अजीब सी हलचल थी, उम्मीद और डर दोनों साथ। क्या सच में जिंदगी बदल सकती है, या यह भी एक सपना है जो सुबह टूट जाएगा? उम्मीद के साथ इम्तिहान भी आता है। एक रात चोरी की बड़ी घटना हुई। गांव के रसूखदार लोग शामिल थे। अमर ने सब देख लिया। अगली सुबह उसे बुलाया गया। एक मोटी रकम सामने रखी गई। चुप रहो, जिंदगी आसान हो जाएगी। अमर का हाथ कांप गया। उसके सामने बहन की जरूरतें, घर का कर्ज और खुद की टूटी हुई जिंदगी घूम गई। बस एक हां और सब बदल सकता था। लेकिन उसने पैसे पीछे कर दिए। साहब मैं गरीब हूं लेकिन गद्दार नहीं। वो जानता था इस फैसले की कीमत चुकानी पड़ेगी, और सच में उसका तबादला कर दिया गया, और भी मुश्किल जगह। क्या ईमानदारी सिर्फ सजा ही देती है? अमर का परिवार उससे नाराज था। सब कहते मौका हाथ से जाने दिया। एक दिन बहन ने रोते हुए कहा, भैया आपने हमेशा सबके लिए किया, पर हमारे हालात क्यों नहीं बदले? ये शब्द अमर के दिल में चाकू की तरह लगे। वो चिल्लाना चाहता था, मैंने अपनी जिंदगी दे दी, लेकिन वो चुप रहा, क्योंकि उसकी आदत थी चुप रहकर सहने की। सुनीता अमर को बोलती हैं कि कल अस्पताल में नसबंदी कैंप आयोजित हो रहा है और मैं वहां पर जाकर नसबंदी करवा लेती हूँ। इतने बड़े परिवार का पालन पोषण कहाँ से करेंगे?
अमर बोलता है, जैसा आपको अच्छा लगे, और दोनों सो जाते हैं। सुबह हुई, अमर अपने कार्य पर रोज की तरह निकल जाता है। इधर सुनीता गांव की महिलाओं के साथ अस्पताल में नसबंदी करवाने के लिए चली जाती है। उधर अमर के पिता को जब ये जानकारी मिलती है तो वो गुस्से में होकर हाथ में लाठी लेकर अस्पताल पहुंच जाते हैं और नर्स डॉक्टर को बुरा भला कहने लगते हैं और सुनीता चुपचाप बिना नसबंदी कराए घर पर आ जाती है। 2-3 दिन तक कोई किसी से भी बात नहीं करते, चुपचाप अपना कार्य करते और खुश रहते। एक दिन पिताजी ने कहा कि अमर बेटा, इस तरह से कैसे जीवन गुजरेगा? तुम ये जो मेहनत का कार्य करते हो मुझको अच्छा नहीं लगता है। अमर बोलता है कि पिताजी क्या करूं, जो नसीब में लिखा है वो तो करना पड़ेगा। एक दिन मंगलवार की बात है। अमर की बड़ी बेटी अमर के पास उस जगह पर आती है जहां पर अमर रोज कार्य करता है और बोलती है कि पापा, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, आप घर पर चलो। अमर घबराया हुआ घर पर आता है और दादी माँ को पूछता है कि सुनीता कहाँ है। वो बोलती है, बेटा अस्पताल गई हुई है। और अमर अकेला अस्पताल पहुंचता है। शाम होने को आ गई। अमर ने वहां पर जाकर देखा कि सुनीता को एक पेड़ के नीचे सुला रखा है। नहीं कोई डॉक्टर है और नहीं कोई नर्स है। ये देखकर अमर को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पर गुस्सा आया कि इनको इस हालत में यहाँ पर क्यों लेकर आए। तभी अमर के पास उनके दादा आते हैं और हालचाल पूछते हैं तो अमर ने सारी बात बता दी। वो बोले, मैं अभी आता हूँ। और अस्पताल के बाहर कुछ समाज सेवी लोग बैठक आयोजित किए हुए थे। उन्होंने उनको जाकर सारी बात सुनाई। तभी सभी लोग अस्पताल पहुंचे और जगह जगह फोन करने लगे। अमर को बोले, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग डॉक्टर को गालियां देने लगे। रात का समय गुजरता जा रहा था। तभी एक डॉक्टर गांव के कुछ लोगों को साथ में लेकर अस्पताल में आता है और सारी जानकारी लेता है और बोलता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। उधर अमर के पिता घर पर बैठे हुए पड़ोस की महिलाओं को बोल रहे हैं कि पोता होगा। रात के 11:15 पर डॉक्टर अस्पताल के अंदर से बाहर आता है और बोलता है कि लड़का हुआ है। सभी गांव वाले, यार दोस्त, परिवार वाले खुश होते हैं और खुशी के लड्डू एक दूसरे को खिलाते हैं। अमर के पिताजी ने कहा कि इसका नाम मंगल सिंह रख देना। जन्म से पहले ही दंगल कर दिया और कितने लोगों को एकत्रित कर दिया। उस रात के बाद गांव के अस्पताल में रात्रि में एक नर्स, एक डॉक्टर रहने लगे। सभी गांव वाले भी खुश हुए। इधर अमर के जीवन में अब बदलाव होने वाला था। अमर एक रोज अखबार पढ़ रहा था जिसमें कार्य की विज्ञप्ति निकली हुई थी। अमर ने निर्णय किया कि इस कार्य को जरूर करूंगा और कहते हैं कि अगर आप किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं तो पूरी कायनात आपका साथ देती है। और अमर अब सुबह का इंतजार कर रहा है। सुबह होती है और अमर अपने माँ बाप, दादा दादी का आशीर्वाद लेकर इंटरव्यू देने निकल जाता है। मैनेजिंग डायरेक्टर जुबैर खान से, जिसने अमर की परेशानियों को समझा और अमर को एक छोटा सा कार्य देकर बना दिया टीम मैनेजर। अमर अपने कार्य को पूर्ण ईमानदारी पूर्वक करता और आगे बढ़ने लगा। अमर तो आगे बढ़ने लगा लेकिन परिवार छूटने लगा। अमर अपने कार्य की वजह से परिवार से 4-5 महीनों में 2-5 दिन के लिए मिलता और फिर निकल जाता परिवार के सपने पूरे करने के लिए। पिताजी गुजर जाने के बाद और परिवार की जिम्मेदारी बढ़ गई। समाज के लोगों ने फिर दबाव बनाया कि मृत्यु भोज किया जाए और अमर ने कहा कि मैं मेरे पिताजी का मृत्यु भोज जरूर करूंगा। आंखों में आंसू छलक रहे हैं और अमर बोल रहा है कि उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे, वो मेरे आदर्श है, रहेंगे। सभी कार्य करने के बाद, छोटी बहन छोटे भाई की शादी बहुत ही अच्छी प्रकार से करने के बाद अमर कर्जे में डूबता चला गया। परिवार से दूर रहकर कमाई करने के बाद भी कर्जा नहीं चुका पाया। कर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। इधर समय भी करवट बदल रहा था। माँ, भाई, बहन सभी ने अपने अपने विचार बदल लिए और रोज अमर को ताने देने लगे। तूने किया क्या हम सबके लिए? अमर बेबस, लाचार, रात भर रोता और अपने आंसुओं को ही पीने लगा। अकेला रहने लगा। दिन भर सभी दोस्तों की भीड़ में रहता, लेकिन रात को अकेला, बेबस, लाचार, रातों को जाग जाग कर रोता। परिवार धीरे धीरे दूर होता चला गया। रिश्तेदार दूर हो गए, कहीं ये हमसे पैसा नहीं मांग ले। आज भी अमर सिंह हर सुबह उसी वक्त उठता है। आज भी मेहनत करता है और रात में आंखों में वही थकान। गांव बेबस, लाचार, अकेला सोता है क्योंकि कोई है जो जाग रहा है, वो अमर। पर आज उसके भीतर कुछ बदल चुका है। अब वो सिर्फ दर्द को पी रहा है। वो अपने अधूरे जीवन को भी देख रहा है। अब अमर और सुनीता दोनों का परिवार आज भी उस पर निर्भर है, लेकिन अमर के दर्द को सहने की सुनीता को भी आदत हो गई और अकेला जीवन गुजरने लगे। त्याग जब रोज हो जाए तो लोगों को दिखना बंद हो जाता है। कभी कभी अमर सोचता है शायद उसकी किस्मत में खुशियां लिखी ही नहीं थी। शायद उसका जन्म ही दूसरों की तकलीफ कम करने के लिए हुआ था।
फिर भी दिल के किसी कोने में एक छोटी सी उम्मीद बची है कि जो इंसान पूरी उम्र देता रहा उसके लिए ऊपर वाला कुछ तो बचा कर रखेगा। वो रात को आसमान की तरफ देखता है, तारे दूर है लेकिन अभी बुझे नहीं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि अमर सिंह अभी जिंदा है। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या अमर को कभी अपनी खुशियां मिलेंगी या उसकी जिंदगी बस इंतजार बनकर ही रह जाएगी? क्या अमर सुनीता के बच्चे बच्चियां अपने माँ बाप का दर्द समझ पाएंगे? क्या वो भाई बहन माँ सब परिवार एक साथ खाना खा पाएगा? क्या अमर परदेश से घर आ पाएगा या फिर परदेश में ही जीवन जाएगा? धीरे धीरे समय गुजर रहा था, कभी खुशी और कभी गम की तरह। सुनीता भी परिवार की जिम्मेदारी में खुश रहने लगी, अपनी सारी खुशियां परिवार पर गुजार देती और जब दर्द से टूट जाती तो रात को अमर को याद करती और अपना गुस्सा अमर पर उतारती और रोने लगती और सो जाती। जिंदगी हर मोड़ पर अमर का इम्तिहान लेने को तैयार थी और मानो कि अमर भी संघर्ष के लिए तैयार। अचानक देश में महामारी कोरोना आ जाता है और देश में चारों तरफ बीमारी का हाहाकार मच जाता है। सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी जाती हैं कि जो जहां है वहीं रहे और सावधानी बरते। अमर कुछ समझ नहीं पाया कि अब क्या होगा और अमर भी उसी मुसीबत की घड़ी में फंस जाता है। और ये खबर जब सुनीता टीवी पर देखती है तो तुरंत अमर को फोन लगाती है कि आप भी अब घर आ जाओ, बहुत खतरनाक बीमारी आई है। अमर ने सुनीता को समझाया कि अगर मैं घर पर आ गया तो घर का खर्चा कहाँ से उठा पाएंगे, परिवार को किस तरह से चला पाएंगे। सुनीता ने कहा, तो वहां पर क्या करोगे? जब सारे कार्य बंद, बाजार बंद हो गए हैं तो तुम क्या करोगे? अमर ने कहा कि जो भी अब ऊपर वाले ने लिखा है जीवन में वही करूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ ना कुछ तो रास्ता जरूर ऊपर वाले ने निकाला होगा अपने परिवार के पालन पोषण के लिए। और दोनों फोन एक दूसरे का ध्यान रखने का बोलकर फोन रख देते हैं और दोनों सो जाते हैं। इधर सुनीता बच्चों के साथ और अमर अकेला। सुबह अमर उठा तो बाहर आकर देखा चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है और हर चौराहे पर पुलिस का पहरा है। जो बाजार रोज खुलते, जहां पर लोगों की भीड़ होती, वहां पर कोई नहीं है। अमर बहुत घबरा गया और तुरंत पुलिस वाले के साथ गया और पूछने लगा कि सर क्या हुआ? पुलिस वाले ने कहा कि लॉकडाउन शुरू हो गया है, आप अपने घर पर जाओ और अपना ध्यान रखें। अमर जिनके साथ कार्य करता था वो भी निकल गए और अमर अकेला इस महामारी में फंस गया और दुख के बादल और गहरा गए। सारे कार्य बंद, अब करें तो क्या करें? अब तो जो दोस्त दिन भर साथ रहते थे वो भी नहीं है और कोई पास भी नहीं आ रहा है। अमर इसी दुविधा में सोचता सोचता सो जाता है। रात को जब अमर गहरी नींद में सो रहा था तब अचानक एक रोशनी के साथ एक तेज प्रकाश में एक महिला आती है और बोलती हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूं और तुम कल से हर्बल सैनिटाइजर, हर्बल काढ़ा बनाकर कम पैसों में बेचना। अमर ने पूछा कि अगर मैं बाहर निकला और मुझे ये बीमारी होगी तो मेरी लाश को भी यहीं जला दिया जाएगा, मेरे घर वालों को भी मेरा आखिरी बार मुंह नहीं दिखाया जाएगा। रोते हुए कहा। तब उसने कहा कि मैं तेरे साथ हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी और मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। और वो आंखों के आगे से ओझल हो जाती हैं। अमर एकदम से उठता है और इधर उधर देखता है पर कुछ नजर नहीं आता है सिवाय सन्नाटे के। तब सोचता है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ऊपर वाला एक रास्ता जरूर देता है। और सुबह हो जाती है। अमर गांवों में गया और वहां से जड़ी बूटियों को लेकर आया और दिन भर दवा बनाता रहा और रोज गांवों में उसको बेचने जाने लगा, जिससे कुछ आय होने लगी। उधर कर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। कई दोस्तों ने इस दुख की घड़ी में अमर का साथ दिया। सभी रिश्तेदारों ने, बहनों ने धीरे धीरे फोन लगाना भी बंद कर दिया। 1 वर्ष बाद अमर अपने परिवार से मिला तो सुनीता और उसके बच्चे बच्चियां, भाई माँ सब गले लगकर खूब रोए। अमर के 2 बेटियां 2 बेटे धीरे धीरे जवान होने लगे और अमर सुनीता को उनकी शादी की चिंता सताने लगी। अमर सुनीता को बोलता है कि तुम्हारे भाइयों को बोलकर कोई रिश्ते की बात करो बेटियों के लिए, मैं तो बाहर ही कार्य कर रहा हूं, उनको बोलो। एक दिन सुनीता अपने भाई को फोन लगाती है और रिश्ते की बात करती है तो भाई बोलता है कि सुनीता, तुम्हारी किस्मत खराब है और तुम्हारे बच्चों की भी खराब है, कोई रिश्ता मिल ही नहीं रहा। सुनीता मायूस होकर फोन काट देती है। समय गुजर जाता है पर बातें वहीं रह जाती हैं। अमर रोज भगवान से प्रार्थना करता कि मेरी प्यारी बिटिया की भी अब शादी अच्छे घर परिवार में करवा दो भगवान, रोज दुआ करता। एक दिन अमर अपने घर पर आता है
और एक दोस्त अमर को बेटियों के रिश्ते के लिए बात करता है। अमर रात को सुनीता को सारी बात बताता है और भाई परिवार को लेकर दोनों बेटियों का रिश्ता कर देते हैं। अमर कुछ दिन बाद फिर अपने कार्य पर निकल जाता है और सोचता है कि अब कुछ नया कार्य शुरू किया जाए। और राजस्थान के जिला प्रतापगढ़ में जब बस से उतरता है तो बस स्टैंड पर यहाँ मुलाकात होती है अमर की एक इंसान से, जो सादगीपूर्ण समाज सेवी, पत्रकार, साधारण जीवन जीने वाले यूनिस अहमद मंसूरी से। और दोनों ने साथ में चाय पी और बातें की। फिर दोनों साथ में रहकर कार्य करने का निर्णय लिया और साथ में समाज सेवा का कार्य शुरू कर दिया संजीवनी सेवा संस्थान में। रोज अमर सिंह महिलाओं को स्वरोजगार संबंधित जानकारियों देता। जल जंगल जमीन को बचाने के लिए किसानों को जैविक खेती, बागवानी करने के बारे में रोज गांवों में मीटिंग करने लगा। जगह जगह पेड़ पौधे लगाने लगा। अमर और यूनिस भाई दोनों साथ में हंसते, और जब अमर को यूनिस भाई मजाक करते तो अमर बोलता, बेहुदी बातें मत कर। और हंसी मजाक में जीवन गुजर रहा था। समय का पहिया गुजर रहा था और उधर विवाह की तारीख भी नजदीक आने लगी। अमर रोज अपने मित्रों, रिश्तेदार और बच्चियों की शादी में मदद की बात करता। सभी ने विश्वास दिलाया कि हर तरह से मदद करेंगे, आप घबराओ मत भाई। अमर की हिम्मत बढ़ने लगी और अपने कार्य पर ध्यान देने लगा। यूनिस अहमद मंसूरी दोनों भाई की तरह से रहने लगे और हर तरह से मदद करने लगा। दोनों दिन भर कार्य करते, सुख दुख की बात भी कर लेते और खुश रहते। समय और एक अमर का इम्तिहान लेने को तैयार बैठा हुआ था। शादी का समय नजदीक आया। सभी रिश्तेदारों, मित्रों को शादी की पत्रिका भेज दी गई और घर में खुशियों का माहौल बन गया। सुनीता अमर को फोन लगाती है और कब आओगे घर पर पूछती है। अमर जवाब देता है, जल्दी ही आऊंगा। पैसों की क्या व्यवस्था है? सुनीता ने पूछा। अमर ने कहा कि सभी को बोल तो रखा है पर अभी किसी ने भी नहीं दिए हैं। सुनीता गुस्से में बोलती है, क्या शादी के बाद देंगे? अमर चुप हो जाता है और फोन काट देता है। इधर घर पर विवाह की तैयारियां जोरों पर चलने लगती हैं। अजीत अपने भतीजों के साथ जरूरी कार्य करने लगा और बार बार अपनी भाभी से पूछता है कि भाई कब आएंगे। उनका एक ही जवाब आ जाएगा, उसको नहीं दिख रहा कि बेटियों की शादी है। अमर फिर रात को टूट जाता है। परेशान होकर रोता है कि अब मैं क्या करूं? सभी ने पैसों के लिए मना कर दिया, अब क्या करूंगा? शादी की पत्रिका भी हर जगह भेज दी गई है, अब क्या होगा? और ऊपर वाले को मदद की गुहार लगाता है और रोने लग जाता है और रोते रोते सो गया। सुबह हुई। यूनिस भाई ऑफिस पर आते हैं और अमर का हालचाल पूछते हैं तो अमर रोने लगता कि भाई अब लगता है शायद अब मरने का समय आ गया है, और रोने लगता है। यूनिस भाई बोलता है कि बेहुदी बातें मत करो, ऊपर वाला अपनी मदद जरूर करेगा, और हिम्मत बढ़ाता है और दोनों कार्य पर लग जाते हैं। समय गुजर रहा है और शादी की तारीख करीब आती जा रही है। सुनीता भी अपनी सहेलियों को बोलती हैं पैसों के लिए, तो सहेलियों बोलती हैं अपने भाइयों को बोलो, वो बहुत पैसे वाले हैं, दे देंगे, और ताने मारती हैं। सुनीता चुप हो जाती है और रात भर जगती है, रोती है और ऊपर वाले से मदद की पुकार लगाती है। अमर प्रतापगढ़ से बस में बैठकर अपने घर पर आता है और शादी की पूरी तैयारी देखता है और भाई बच्चों से चर्चा करता है। सुनीता अपने गांव शादी का निमंत्रण देने के लिए अपने पूरे परिवार की महिलाओं को लेकर जाती हैं। सुनीता के परिवार वाले अच्छे से खाना खिलाते और सम्मान करते हैं। वहां से आते समय पर अमर और सुनीता उनके भाइयों को मदद की बात करते हैं और आंखों में आंसू उम्मीद की झलक लेकर अपने घर पर आ जाते हैं। और रात को सुनीता अमर दोनों चर्चा करते हैं कि किस तरह से शादी करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा। दोनों सोचते सोचते सो जाते हैं। ये सो समय था जहां पर दोस्त, मित्र, रिश्तेदारों को परखने का कौन मदद करता है। सुबह हुआ। अमर ने सुनीता के भाई को फोन किया और मदद के लिए बोला तो उसने कहा कि हम तुम्हारे घर को भी जानते हैं, कब की शादी है, कब आना है, और तुम्हारे गांव को भी जानते हैं, दोबारा मदद के लिए फोन मत करना। और फोन काट देता है। अमर और सुनीता दोनों ने ये सब सुना तो आंखों से आंसुओं की धारा छलक उठी। ऊपर वाला हमेशा सत्य की परीक्षा लेता है और धैर्य रखने वाले की विजय भी करता है। तभी अमर के पास प्रतापगढ़ से यूनिस भाई का फोन आता है और बोलता है कि शादी के अंदर कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए और किसी भी चीज के लिए परेशान मत होना। इधर सुनीता की सहेली भी मदद का हाथ बढ़ा दिया और अमर के दोस्तों ने भी मदद का हाथ बढ़ाया। घर व रास्तों पर सजावट की गई। आने वाले अतिथियों का फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया गया। शादी की तैयारी जोरों से होने लगी।
शादी की शहनाई गूंजने लगी। दोनों दूल्हे राजा घोड़ों पर सवार होकर बैंड बाजे के साथ आतिशबाजी के साथ बारात लेकर पहुंचे। इधर अमर ने परिवार भाई रिश्तेदारों का आगे आकर स्वागत किया। बारात आने वाले सभी अतिथियों, मित्रों, रिश्तेदारों को स्वागत कर भोजन कराया गया। रात भर शहनाई की धून, बैंड बाजे बजते रहे और सुबह हुए धूमधाम से बेटियों की रोते रोते विदाई की गई। अमर और सुनीता दोनों ने रोते रोते ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आपने हमारी लाज रख ली सांवरिया सेठ, और कहा कि इसी तरह आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। और शादी के कुछ दिन बाद अमर वापस प्रतापगढ़ अपने कार्य को करने के लिए आ जाता है। और वहीं अकेला जीवन, अब तो अमर को अकेला रहने की आदत सी हो गई है। दर्द को सहन करने की आदत सी पड़ गई है। जब ज्यादा दर्द होता है तो आंखों से आंसुओं की धारा बनकर निकल जाता है। और अमर यूनिस भाई, दिलीप सिंह देवड़ा, हेमंत भाई, बालाराम जी, मांगी लाल वो महिला कार्मिकों के साथ दिन भर अपना कार्य करता है और रात को छत पर अकेला तारे गिनता है।